नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एटम्स विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटम्स विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बोहर्स थ्योरी, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, उनकी फेलर्स, उनकी डिस्कशंस, लिमिटेशंस, सक्सेसेस, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल. We also discussed the modifications in Bohr's model as well as its correspondence with de Broglie concept, numericals of Bohr's theory and related questions और selection rules की discussion हमने की, excitation potential, ionization potential, ये सारी बातें हम कर चुके हैं. So today we are going to discuss a new topic, lifetimes and line widths. अब देखिए lifetimes and line widths जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए you first of all must know what is a spectrum. Spectrum क्या होता है? It is basically a graph between intensity versus frequency और wavelength. होता क्या है, किसी भी एटम में हमें पता है इस तरीके से डिफरेंट लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4 बोहर्स थ्योरी में हम सब ये बातें करके आ चुके हैं. अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल तक फॉल होता है तो ये यहाँ से एक फोटोन को रिलीज करेगा. और अगर मैं इधर एक ग्राफ प्लॉट करना शुरू करूँ, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ले लूँ, इस साइड में ले लूँ इंटेंसिटी, मतलब कितने फोटोन्स बाहर आ रहे हैं. सपोज मान लीजिए कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजिशन है ये मुझे फोटोन देती है बाहर सपोज किसी भी एनर्जी ई जूल का, और वो जो ई जूल एनर्जी है सपोज वो मुझे फ्रीक्वेंसी दे रही है 5 हर्ट्ज. यहाँ पर मैं वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी की अलग अलग ले रही हूँ, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से. अब एक फोटोन यहाँ से जो बाहर आया उसने 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एक जो फोटोन है वो यहाँ से इस ट्रांजिशन की वजह से बाहर आ रहा है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉल होगा तो फोटोन बाहर आया 5 हर्ट्ज का, और एक फोटोन बाहर आया. इधर इंटेंसिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 1 फोटोन यहाँ पर. अब सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे आए, 2 फोटोन्स बाहर आए, सेम ट्रांजिशन इसी लेवल पे. इसका मतलब 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ही 2 फोटोन्स. इसी तरीके से 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं. तो जब मैं इनको ज्वाइन करूँगी आई विल गेट अ लाइन. इसी तरीके से मान लीजिए कि ये वाली जो ट्रांजिशन है ये हमें 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन दे रही है, और मान लीजिए यहाँ से सपोज मैं कहूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फॉल हुए. 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉल होंगे, मैंने माना कि 4 फोटोन्स रिलीज हुए, तो 1, 2, 3, 4 4 फोटोन्स 10 हर्ट्ज इस तरीके से. तो इस तरीके से हम डिफरेंट लाइंस हमें मिल जाती हैं डिफरेंट इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग. वी कॉल इट अ स्पेक्ट्रा. अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इनकी विड्थ को ही बेसिकली क्या बोला जाता है? लाइन विड्थ. अब आप कहेंगे कि ये तो लाइन है, इसकी कौन सी विड्थ है? एक्चुअल में रियलिटी में होता क्या है कि ये जो लाइंस हैं इस ग्राफ के अंदर, इस स्पेक्ट्रा के अंदर, ये लाइंस ना होके कुछ इस तरीके की पीक्स होती हैं. या मैं कहूँ कि अगर आप एक हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ देखेंगे तो ये जो सिंगल एक लाइन है ये आपको मल्टीपल लाइंस का ऐसे एक ग्रुप नजर आएगी, फिर अगली वाली भी एक ग्रुप नजर आएगी, अगली वाली भी एक ग्रुप नजर आएगी. तो ये जो इसकी विड्थ रहेगी इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन विड्थ बोलेंगे. कमिंग ऑन टू लाइफ टाइम. अब अगर आपको एग्जामिनेशन में आप ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है देन व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट फ्रॉम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. कौन सा प्रिंसिपल लेना है? हमने हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं. कौन कौन सी फॉर्म्स थी वो? एनर्जी टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम. इनकी अनसर्टेनिटीज़ की हमने बात की. तो ये जो कपल्स थे, ये जो कम्यूटेटर्स थे, उनके अंदर से मुझे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उठाना है. कौन सा वाला? फॉर एनर्जी एंड टाइम. So from Heisenberg uncertainty principle for energy and time we know delta E, delta T is approximately H cross. इसके इक्वल होता है. यहाँ से डेल्टा E किसके इक्वल हो जाएगा? H cross अपॉन डेल्टा T. दिस डेल्टा E, क्योंकि देखिए ये अगर मैं कहूँ कि ये जो लेवल्स हैं, ये वाली जो ब्रॉडनिंग है, ये जो चौड़ाई है, ये जो इसकी विड्थ है, ये क्यों आई? होता क्या है एक्चुअल में कि ये जो लेवल्स हैं, हमने अभी जैसे बात की, मैंने कहा कि ये जो विड्थ है इसको हम लाइन विड्थ बोलते हैं. पहली बात तो ये लाइंस क्यों आई? अब ये माना जाता है कि ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स भी सिंगल ना होकर कुछ इस तरीके के ब्रॉड लेवल्स हैं, इस तरीके के ब्रॉड लेवल्स हैं. तो इसकी जो विड्थ रहेगी उसको मैं क्या कहूँगी? डेल्टा ई कहूँगी.
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो टाइम स्पेंड करेगा उस टाइम को मैं क्या क्या कहूँगी, डेल्टा टी, या लाइफ टाइम ऑफ दैट स्टेट. लाइफ टाइम विल बी द टाइम ड्यूरिंग विच इलेक्ट्रॉन रिमेन्स in a particular state. Yeah, the time of stay of electron in a particular state is called its lifetime in that state. अब यही बात हैजनबर्ग ने कही कि ये डेल्टा ईज ये चौड़े होते हैं, क्यों होते हैं, इतने ब्रॉड क्यों होते हैं, उसकी कहानी जो है वो हैजनबर्ग ने कुछ इस तरीके से समझाई. डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच क्रॉस. यहाँ से डेल्टा ई किसके इक्वल हो गया, एच क्रॉस अपॉन डेल्टा टी. अब मैं कहूँ कि ये एनर्जी लेवल शार्प है, मतलब ये लाइंस है. सो हमें क्या लिखना होगा, फॉर शार्प एनर्जी लेवल्स. शार्प एनर्जी लेवल्स के लिए होना क्या चाहिए, ये जो डेल्टा ई है ये क्या होना चाहिए, जीरो. मतलब ये जो विड्थ मैंने आपको कही, ये जो विड्थ है दिस इज डेल्टा ई, ये जीरो कब हो जाएगी, जब ये डेल्टा ई घटता 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 जीरो हो गया, तो ये लेवल ब्रॉड ना होकर ये लेवल क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन हो जाएगा. सो फॉर शार्प एनर्जी लेवल्स दिस डेल्टा ई मस्ट बी इक्वल टू जीरो. बट इसके लिए क्या होना चाहिए कि फॉर डेल्टा ई टू बी ज़ीरो, डेल्टा ई ज़ीरो कब हो जाएगा, जब ये डिनोमिनेटर इनफाइनाइट होएगा. तो क्या होना चाहिए, डेल्टा ई टी शुड बी इनफाइनाइट. ये होना चाहिए. कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का स्टे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट. बट दिस इज नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट. सो वी कैन से विच इज पॉसिबल ओनली फॉर ग्राउंड स्टेट. ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए होता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इनफाइनाइट टाइम तक रह सकता है. जैसे आप अपने घर के अंदर कितने भी टाइम तक रह सकते हैं, कितना भी लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, शर्त ये कि आपका घर टूटे ना, तो आप वहाँ पर इनफाइनाइट टाइम के लिए रह सकते हैं. सो एग्जैक्टली सेम जो ग्राउंड स्टेट है वो इलेक्ट्रॉन का घर है. इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इनफाइनाइट टाइम के लिए रह सकता है. बट हमें पता है कि एक्चुअली में बाकी सारे लेवल्स के लिए दिस डेल्टा टी इज़ नॉट इनफाइनाइट एंड इट इज़ फाइनाइट. अब अगर ये फाइनाइट होगा तो ये भी फाइनाइट आ जाएगा. सो दिस विल इम्प्लाई दिस डेल्टा ई शुड ऑल्सो बी फाइनाइट. दैट मीन्स क्या है कि अगर मैं ग्राउंड लेवल को छोड़ दूँ तो उसके अलावा बाकी सारे लेवल्स क्या होंगे, ब्रॉड होंगे. देयरफॉर ऑल द लेवल्स except ground state have some finite width. ठीक है, that will ultimately cause a broadening or width in spectral lines. और उन लाइंस की विड्थ को हम क्या बोलेंगे, लाइन विड्थ बोलेंगे. अब ये कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें पता है फॉर एन एक्साइटेड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर कितनी देर रह सकता है, आपको पता है 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स. दो टाइप की स्टेट्स अभी तक आपने पढ़ी हैं, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. एक मेटास्टेबल स्टेट भी होती है. ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है दैट कैन स्टे अप टू इनफाइनाइट टाइम, and in excited state electron can stay up to 10⁻⁸ seconds, and in a metastable state electron can stay up to 10⁻³ seconds. अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन एक्साइटेड स्टेट्स की, सो एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम है 10⁻⁸ सेकेंड्स. तो मैं डेल्टा ई अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच क्रॉस अपॉन डेल्टा टी. एच क्रॉस की वैल्यू आप पुट कीजिए. हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी इसको बहुत बार सॉल्व किया है. 10⁻⁻34 into 1.05 it is equal to 10⁻⁸ डेल्टा टी एक्साइटेड स्टेट के लिए. When you will solve this factor 1.05 into 10⁻, ये -34 है, ऊपर जाकर ये हो जाएगा +8, so it will become -26 joules. ये आ गई है वैल्यू डेल्टा ई. तो देखिए फाइनाइट वैल्यू आई है. अब हमें ये पता है, वी नो कि फोटोन की जो एनर्जी होती है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच डेल्टा न्यू, इसके इक्वल हो जाता है. सो देयरफॉर डेल्टा न्यू यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच. या मैं कहूँ, हमें पता है फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड भी होती है, तो मैं इसको 1 अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकती हूँ. तो डेल्टा न्यू यहाँ से डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एच है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 10⁸ पर सेकेंड्स या हर्ट्स. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन वेट. We call it a line width or
we can call it broadening of spectral line. Broadening of spectral line. Sometimes इसको spectral width भी कहा जाता है. This is also called spectral width. तो एग्जामिनेशन में जब भी आपको पूछा जाए एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन विड्थ, तो जैसे जैसे मैंने आपको अभी समझाया आपको इसी तरीके से इसको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना है. तो अभी हमने लाइन विड्थ, लाइफ टाइम्स, ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया. इन द वेरी लास्ट वी ऑब्टेन द वैल्यू डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 10⁸ पर सेकेंड, जिसको लाइन विड्थ कहा जाता है, ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कहा जाता है, स्पेक्ट्रल विड्थ भी कहा जाता है, और फ्रीक्वेंसी स्प्रेड भी कह दिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो फैल गई है कुछ ग्राफ के अंदर, वो एक पॉइंट पे ना होके वो डीलोकेलाइज हो गई है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड फाइन स्ट्रक्चर. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट इज़ वाई मैं इस फॉर्म में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको एज सच नोट कर लें. देखिए, व्हेन अ स्पेक्ट्रल लाइन is observed by a high resolution spectrograph, it was found that many spectral lines contain two separate lines very close to each other. और किसी के अंदर तो 2 से ज़्यादा भी होती हैं. जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि स्पेक्ट्रम जो होता है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट लाइंस होती हैं, और जब आप हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ या माइक्रोग्राफ के साथ जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये लाइन्स आपको स्प्लिटेड फील होती है. इसके कुछ टुकड़े हुए फील होते हैं, किसी लाइन के 2, किसी के 3. तो इस तरीके से आपको डिफरेंट जो लेवल्स हैं उनके अंदर स्प्लिटिंग नजर आती है. जो ये लाइंस हैं इनके अंदर स्प्लिटिंग नजर आती है. तो ग्राफ्स के अंदर जो ये स्प्लिटिंग आ जाती है, इस स्प्लिटेड पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? फाइन स्ट्रक्चर. सो दिस इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. अब क्वेश्चन ये है कि इस फाइन स्ट्रक्चर का रीज़न क्या है, क्यों टूटते हैं. अब हमने अभी समझाया आपको कि यहाँ पर ब्रॉडनिंग है. ये ब्रॉडनिंग क्यों है? क्योंकि इन लाइंस का कॉज क्या था? ये वाले लेवल्स थे. अगर ये यहाँ पर चौड़ाई है, विड्थ है, तो इसका मतलब विड्थ यहाँ पर भी है. यहाँ तक हमें समझ आ गया. अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पर विड्थ कम है, या ग्राउंड स्टेट की विड्थ है ही नहीं है, इनकी ज़्यादा क्यों है? वाई दिस इज हैपनिंग? तो ये सब हमें डिस्कस करना है यहाँ पर. सो दिस फाइन स्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन्ड बाय अलेनबैक एंड गोल्डस्मिथ इन 1925. They suggested that electron possess intrinsic angular momentum and due to its spin motion along with its orbital motion around the nucleus. This intrinsic angular momentum is also called spin angular momentum. अब होता क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता है, रदरफोर्ड महाशय ने हमें क्या कह दिया था कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है. और बोहर भाई साहब ने क्या कहा, कोई बोरियत नहीं दी उन्होंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमता है फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर. अब इसके बाद गोल्डस्मिथ और इनके जो को वर्कर्स थे उन्होंने आके क्या कहा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता है कि ऐसे ऐसे घूमने लग गया. एक्चुअल में इसकी मोशन कुछ इस तरीके की है, कुछ इस तरीके की मोशन भी है. ये न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है और कुछ इस तरीके से घूम रहा है. जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अबाउट घूमती है, वो रोटेशन भी करती है अपने एक्सिस के अबाउट और वो रेवोल्यूशन भी करती है अराउंड द सन. तो अर्थ की रोटेशन जो है इट्स ऑन एक्सिस, जिसको हम स्पिनिंग मोशन बोलते हैं, एंड अराउंड द सन जो उसकी मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन. तो 2 तरीके की मोशन अर्थ के पास है, प्लैनेट्स के पास है, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल प्लैनेटरी मॉडल की ही कॉपी था. तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास भी ऐसी ही 2 मोशंस है. तो आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है. जब ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, तो ये देखिए ये जो लेवल है ये सिंगल लाइन ना होके आपको ये चौड़ाई नज़र आ रही है, प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है कुछ इस तरीके से कि ये इतना ब्रॉड हो गया ये लेवल. तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक रीजन है प्रोबेबिलिटी का, जिसको आप केमिस्ट्री में ऑर्बिटल भी बोलते हैं. एक स्प्रेड है कि वहाँ पर वो कहीं भी जब वो ऐसे घूम रहा होगा तो इस रीजन से इस रीजन के बीच कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है. और जब उसकी ट्रांजिशन होगी एक हायर लेवल से लोअर लेवल से, तो वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कहीं भी फॉल कर सकता है. क्योंकि देखिए जैसे अभी मैंने आपको इसको लाइन की फॉर्म में समझाया कि ये लेवल ब्रॉड है. इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भी फॉल हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है. और आपको नजर आ रहा है ऑल द 5 ट्रांजिशंस विल गिव यू अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दैट फ्रीक्वेंसी विल बी स्लाइटली डिफरेंट इन द वैल्यूज. बड़ा थोड़ा फर्क इनके अंदर रहेगा. और अगर हम दूर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, हमें सिंगल लाइन नजर आएगी, बट एक्चुअल में बहुत सारी लाइन्स का कॉम्बिनेशन होगी. सो वी कॉल इट फाइन स्ट्रक्चर. अभी ऐसा हुआ क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि स्पिन मोशन है इलेक्ट्रॉन के पास.
ये बात हमें कही एलेनबैक एंड गोल्डस्मिथ ने। तो अब ध्यान से सुनिए, यही बात यहाँ लिखी है, दे सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन पजेस इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, मतलब उसके पास एक खुद का एक एंगुलर मोमेंटम, उसका इनहेरेंट एंगुलर मोमेंटम है उसकी स्पिन मोशन की वजह से, चक्री की तरह गोल गोल घूमता है इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विद इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। दिस इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो अब जो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसका मैग्नीट्यूड जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सो एग्जैक्टली सेम है। सो इन 1928 डैराक गेव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस फॉर इलेक्ट्रॉन। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो रूट एस इंटू एस प्लस वन एच क्रॉस होता है, आपको पता है ऑलरेडी। यहाँ पर जो एस है इसकी वैल्यू हाफ है, इट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। इस एस की वैल्यू हाफ को आप यहाँ पर पुट करेंगे सो यू विल गेट रूट 3/2 एच क्रॉस। exactly in the same way you can write z component of spin angular momentum, जो कि हमें orientation बताएगा, जैसे कि आप केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं, exactly same. So just like orbital angular momentum L, the spin angular momentum vector S also is space quantized, क्योंकि ये जो L आपने पढ़ रखा है ये space quantized होता है। आपने पढ़ा है इसका जो Z component है वो ml होता है और माइनस एल से लेके प्लस एल तक वैल्यूज लेता है विद द गैप्स ऑफ 1 1 1। सो एग्जैक्टली सेम उन्होंने कहा कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, उसका भी जेड कंपोनेंट होता है, वो भी स्पेस क्वांटाइज्ड है और उसकी वैल्यू जो है एस जेड वो क्या होगी एम एस इंटू एच कट, वेयर एम एस इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड परमिटेड वैल्यूज ऑफ एम एस आर हाफ एंड माइनस हाफ, और इनको हम क्या बोलते हैं अप स्पिन एंड डाउन स्पिन। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये गोल्डस्मिथ ने दिया टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ spectrum. So ms is equal to half or minus half. These are called up spin and down spin respectively. Now we are going to discuss the diagrammatic representation of allowed directions of spin angular momentum vectors. कि इसको आप diagrammatically कैसे represent करेंगे, क्योंकि जो sz है वो ms into h cross के equal है। हमें पता है ms की वैल्यू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ है। So there are two allowed values. सो ओनली 2 वैल्यूज ऑफ एस जेड आर अलाउड, क्योंकि जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन या अप स्पिन ले सकता है या डाउन स्पिन ले सकता है। इसको मैंने प्लस हाफ कहा, इसको मैंने माइनस हाफ कहा, तो नेचुरली जो जेड कंपोनेंट होगा वो भी 2 ही वैल्यूज लेगा, वो भी उसके लिए भी 2 ही वैल्यूज अलाउड होंगी। अब जो 2 वैल्यूज अलाउड है इसका मतलब क्वांटाइज्ड है, वो भी उसके लिए भी फिक्स वैल्यूज ही अलाउड है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो स्पेस क्वांटाइज, मतलब जो स्पेस क्वांटाइजेशन कई बार आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्पेस क्वांटाइजेशन, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो क्वांटाइजेशन है दैट इज टर्म्ड एज स्पेस क्वांटाइजेशन। सो क्वांटाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन। So this figure will show you the spin angular momentum of an electron and its z component. Let theta be the angle between vector s and z axis. ये मैंने देखी z axis मान लिया है और मान लीजिए मेरा जो स्पिन वेक्टर है वो इधर कहीं पर जा रहा है, तो ये z एक्सिस है और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों के बीच का एंगल जो वो थीटा माना। अब थीटा के अंदर एक अप स्पिन है मेरे पास, दूसरी है डाउन स्पिन। अप स्पिन वाली को मैंने थीटा 1 मान लिया, डाउन स्पिन वाली को मैंने थीटा 2 मान लिया। तो ये 2 डायग्राम्स हैं, अप स्पिन वाली थीटा 1, इलेक्ट्रॉन देखिए ऊपर की तरफ, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा है, और अगर इस तरीके से घूमेगा कुछ इस तरीके से ये ऐसे रोटेशन करेगा, तो ये सेकेंड डायग्राम है यहाँ से, तो कुछ इस तरीके की मोशन। इस एरो को, इस एरो टिप को आप यूं घुमाइए, कुछ यूं यूं चलेगा, ये एरो यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, ऐसे घूम रहा है। सो दिस इज डाउन स्पिन, इसका एंगल कितना हो गया जेड एक्सिस के साथ थीटा 2, सो माइनस हाफ एच कट। अब यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर 10 ये अगर मैं इस पॉइंट को ओ कहूँ, इस पॉइंट को मैं ओ ए कहूँ, तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ बी। ओ ए बेसिकली इसकी यहाँ पर प्रोजेक्शन हो गई, ये इस यहाँ पर ये जो एस है इधर जेड एक्सिस के अलॉन्ग की एस की वैल्यू को मैं क्या कहूँगी, एस जेड। सो कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, एस जेड, हाइपोटेन्यूज है एस, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एस जेड अपॉन एस, इसके इक्वल हो गया ये। इसके बाद देखिए इस वैल्यू को, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस फ्रॉम इक्वेशन, हमने क्या किया 1 इक्वेशन से लेके एस की वैल्यू 3 इक्वेशन में पुट करवा दी है। जो पिछली वाली इक्वेशन थी हमारी वो इक्वेशन 1 थी, वहाँ से हमने वैल्यू ली एस जेड की। आप इसको सपोज आपको नहीं ध्यान आ रहा तो पिछले पर हमने कहा था कि एस जेड इज इक्वल टू एम एस इंटू एच क्रॉस एच कट है। सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप मानिए 2 कि ये इसकी वैल्यूज़ हो गई, और ये आप मान लीजिए 3।
अब इन सारी वैल्यूज़ को हमें पुट करवाना है। एक एस की वैल्यू पिछले पेज पर हमारे पास थी, वो थी रूट एस इंटू एस प्लस वन एच कट, तो वो वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट करवा रहे हैं। हमने एस जेड की वैल्यू एम एस इंटू एच कट पुट करवा दी, और इस एस की वैल्यू रूट एस इंटू एस प्लस वन एच कट एच क्रॉस पुट करवा दी। एच क्रॉस ने एच क्रॉस को मार दिया, खत्म कर दिया, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, एम एस अपॉन रूट एस इंटू एस प्लस वन। तो अब एम एस इज इक्वल टू हाफ के लिए कॉस थीटा वन वैल्यू पुट करवाइए। एम एस की वैल्यू हाफ पुट हुई, एस की वैल्यू हाफ प्लस वन रूट वन बाय इसका रूट हो गया, पावर 1/2 होगी। व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 1/3, 1/√3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दिस इज 0.577 and this will come out approximately equal to 54 degree and 45 minutes. Exactly in the same way ms की वैल्यू जब आप माइनस हाफ पुट करेंगे, solve this factor, you will get minus 1/√3 and minus 0.577 and theta 2 will be 125 degree 15 minutes. जैसा कि ये पिछली डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 54 डिग्री के आसपास का एंगल है, और ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल चला गया, ये अप्रॉक्सीमेटली 125 डिग्री के आसपास का एंगल है। इन दोनों को जब मैं एक सिंगल डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करूंगी, अप स्पिन डाउन स्पिन, ये इसका एंगल हो गया थीटा वन एंड दिस वन इज थीटा टू। ये दोनों मैंने सेम ही डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, एम एस की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ। सो द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, म्यू एस, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2E/2m एस फैक्टर। हम एक बार मैं रिकैप्चुलेशन ज़रूर करवाऊंगी किसकी, कि ये एक्सप्रेशन किस तरीके से आई, क्योंकि म्यू एल आप लोग भूल चुके होंगे कि ये कैसे आया। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टेकिंग अप दिस रिकैप्चुलेशन पार्ट। सो फॉर द टाइम बीइंग यू कैन स्टडी दिस फॉर्मूला 2E/2m as factor. This 2 is called I can say the gyromagnetic ratio. सो लैंडिस जी फैक्टर की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 रहती है, सो म्यू एस इज इक्वल टू 2E/2m। इस एस की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड जब पुट करवाया, रूट एस इंटू एस प्लस वन एच क्रॉस, 2 इंटू ई एच क्रॉस अपॉन 2m रूट एस इंटू एस प्लस वन। सो अगेन वही जो पुरानी कहानी सारी, बोहर मैग्नेटोन, ई एच क्रॉस अपॉन 2m इज इक्वल टू म्यू बी, दिस इज टर्म्ड एज बोर्स मैग्नेटोन। सो म्यू एस इज इक्वल टू जी एस म्यू बी रूट एस इंटू एस प्लस वन। ये जो सारा पार्ट है ये कहाँ से आया, कैसे आया, आई विल एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल इन माई नेक्स्ट लेक्चर्स। यहाँ पर मैंने इसलिए इसको लिख दिया ताकि आपको रहे ध्यान में, एग्जामिनेशन में समटाइम्स आपको आ जाता है व्हाट इज द कॉज ऑफ फाइन स्ट्रक्चर, तो आपको एग्जामिनेशन में उसको कैसे लिखना है क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में, उसके लिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। सो ये जो जी इज इक्वल टू 2 अभी मैंने बताया स्पिन जी फैक्टर है, लैंडिस जी फैक्टर का एक मैं कहूँ कि टाइप है। So now we are going to discuss total angular momentum of an electron. अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की मोशन है, ऑर्बिटल मोशन भी है और स्पिन मोशन भी है। और अगर मुझे और हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम मतलब क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन, एक तो उसके पास ये वाली मोशन है, दूसरी उसके पास ये वाली मोशन है, और मेरे को उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर लेना है इस मोशन का भी और इस मोशन का भी, तो उसको भी हमें उसके अंदर हमें ऑर्बिटल मोशन भी लेनी पड़ेगी और स्पिन मोशन भी लेनी पड़ेगी। सो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इट शोज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ड्यू टू स्पिन मोशन इट शोज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स। सो जे से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। मुझे पता है ये थोड़ा सा बोरियत वाला काम हो रहा है, थोड़ा सा प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं ये, और आप इनको एज सच मैं आपको जस्ट केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिकैप्चुलेट करवा रही हूँ। अब ये चीज़ें कैसे आई और कैसे इन चीज़ों को हमें यूटिलाइज करना है, इनकी बात हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डेफिनेटली करेंगे। सो जिस तरीके से आपको एल की वैल्यू पता है कि एल हमें पता है उसका मैग्नीट्यूड रूट एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस रहता है, एस आपने देख लिया रूट एस इंटू एस प्लस वन एच क्रॉस रहता है। सो एग्जैक्टली इन द सेम वे मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल वैक्टर एंड एस वैक्टर। सो बोथ एल वैक्टर एंड एस वैक्टर आर क्वांटाइज्ड, सो जे मस्ट ऑल्सो बी क्वांटाइज्ड, और उसकी भी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, जे इंटू जे प्लस वन एच क्रॉस। जे इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सो एग्जैक्टली सेम जैसे एस और एल के जेड कंपोनेंट्स थे, इस जे का भी जेड कंपोनेंट डेफिनेटली रहेगा, और दिस जे विल ऑल्सो एक्सप्रेस स्पेस क्वांटाइजेशन, और उसका भी जे जेड होगा, वो किसके इक्वल होगा, एम जे इंटू एच कट। सो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एम एल की वैल्यूज माइनस एल से लेके प्लस एल तक जाती थी और 2l+1 वैल्यूज होती थी,
एग्जैक्टली सेम एम जे की वैल्यूज जेड कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज माइनस जे से लेके प्लस जे तक जाएंगी और 2j+1 वैल्यूज उसकी रहेंगी। और जैसे उनका जेड कंपोनेंट था इसका भी जेड कंपोनेंट रहेगा, और सो जो उसका जेड कंपोनेंट है जे का वो आप सीधा एल जेड प्लस एस जेड करके भी निकाल सकते हैं। और आप इनकी वैल्यूज अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो एम जे कट इज इक्वल टू एम एल एच कट प्लस एम एस एच कट, एच कट एच कट एच कट इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, सो एम जे इज इक्वल टू एम एल प्लस एम एस। इसको भी इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। सो वी नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम एल इज इक्वल टू एल एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम एस इज प्लस हाफ। तो इसका मतलब एम जे की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एल प्लस हाफ। अब ये इक्वेशन हमें क्या शो करती है कि जो मैक्सिमम वैल्यू एम जे की वो क्या होगी, एल प्लस हाफ होगी। इसी तरीके से अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो वो जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं वो मिनिमम वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, एल माइनस हाफ एंड उसमें से 1 1 1 1 आप रिड्यूस करते जाएंगे। सो जस्ट लाइक अदर एंगुलर क्वांटम नंबर वैल्यूज़ ऑफ जे विल चेंज इन द स्टेप्स ऑफ यूनिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि आप माइनस, सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ जे आर एल प्लस हाफ, एल माइनस हाफ, एल माइनस 3/2 एंड सो ऑन। एम एस की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ होती है। सो अबव सीरीज मस्ट टर्मिनेट एट जे इज इक्वल टू एल माइनस हाफ अगर एल की वैल्यू 0 नहीं है तो, क्योंकि एल की वैल्यू 0 ना होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का पी डी एफ किसी भी स्टेट में होना, 0 मतलब एस स्टेट। सो जे की वैल्यूज एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ कोई भी हो सकती है, किसके लिए, फॉर एल इज नॉट इक्वल टू 0। बट अगर एल इज इक्वल टू 0 है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अलाउड वैल्यू रहेगी और वो जाएगा एल प्लस हाफ। क्योंकि अभी मैंने कहा था आपको कि ग्राउंड स्टेट की स्प्लिटिंग नहीं होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट टाइम तक रह सकता है, उसकी ब्रॉडनिंग है ही नहीं है। इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आराम से अपना चलते रह सकता है, तो वहाँ पर ब्रॉडनिंग नहीं है, वहाँ पर कोई विड्थ नहीं है। सो जे की वैल्यू रहेगी एल प्लस हाफ और एल इज इक्वल टू 0। सो एग्जामिनेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत बार आपसे वहाँ पर पूछ लिया जाता है व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो आपको क्या करना है कि अगर एल इज नॉट इक्वल टू 0 है तो जे की वैल्यू प्लस हाफ, जे की वैल्यू माइनस हाफ, और अगर एल की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, एल प्लस हाफ, ओनली सिंगल वैल्यू। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन अपीयर हो जाता है समटाइम्स, स्टेट थ्योरम ऑफ एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। तो आपको क्या लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट एंगुलर मोमेंटा। मान लीजिए J1 हो गया 1 एंगुलर मोमेंटम और J2 हो गया अनदर एंगुलर मोमेंटम, कि एक इलेक्ट्रॉन है वो कितने भी टाइम के एंगुलर मोमेंटम ले रहा है, तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम इन सब का क्या रहेगा, सम। दिस इज नथिंग बट थ्योरम ऑफ एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। तो हमने कोई 2 कंसीडर किए थे तो मैंने J1 प्लस J2 कर दिया। मैग्नीट्यूड हमें पता है J इंटू J प्लस 1 एच कट रहेगा। वैल्यूज़ भी अभी हमने डिस्कस की, J1 प्लस J2 से शुरू होंगी और J1 माइनस J2 तक जाएंगी। एंड दिस रूल इज यूजफुल व्हेन वन डील्स विद द सिस्टम हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट तभी आता है जब हमें मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पर जाना है। और Z कंपोनेंट जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम का वो क्या हो जाएगा, JZ इज इक्वल टू एम जे प्लस एच कट, इसके इक्वल हो जाएगा। और एम जे की वैल्यू प्लस जे से लेके माइनस जे तक, इसकी डिटेल हम अपने अगले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, नॉट इन नेक्स्ट लेक्चर। जब हम एटम्स विद मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तब थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि मैं जे की बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि एग्जामिनेशन में ये अपीयर हो जाता है, दैट इज वाई आई डिस्कस्ड दिस। तो अगर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पूछ ली जाए टोटल एंगुलर मोमेंटम की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमें पता है रूट J इंटू J प्लस 1 एच कट इसकी वैल्यू होती है। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो देखिए क्या रहेंगी वैल्यूज़। हमें पता है कि जो L है उसकी वैल्यू होती है रूट L इंटू L प्लस 1 एच कट, और अगर मैं L इज इक्वल टू 1 कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 2 एच कट। सो एक्जैक्टली सेम अगर मैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो S इज इक्वल टू रूट S इंटू S प्लस 1 एच कट, क्योंकि S की वैल्यू हमेशा हाफ होती है, पुट करवाया तो रूट 3/2 एच कट इसकी वैल्यू आ गई। नाउ फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ L हमें पता है J की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, J की वैल्यू L प्लस हाफ और L माइनस हाफ रहेगी। L की वैल्यू 1 है अगर, तो J की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 प्लस 1 एंड 1 माइनस 1 प्लस हाफ एंड 1 माइनस हाफ। सो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 एंड 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद आपको क्या देना होगा, रूट J इंटू J प्लस 1 एंड टू एच क्रॉस 3/2 जब आप पुट करवाएंगे तो रूट 15/2 एच कट वैल्यू आ जाएगी, हाफ पुट करेंगे तो रूट 3/2 एच कट वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि L अगर इस डायरेक्शन में रूट 2 एच कट वैल्यू ले रहा है और स्पिन जो है वो रूट 3/2 एच कट वैल्यू ले रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली साइड हो जाएगी। एंड दिस इज नथिंग बट 1
और 3/2 एच कट, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 15/√15/2 एच कट। ये हो गई सेकेंड डायग्राम जिसके अंदर ये स्पिन अप हो गया, ये स्पिन डाउन हो गया। स्पिन डाउन के लिए इसकी वैल्यू एस की √3/2 एच कट है, हमें पता है। एल की वैल्यू जो है वो √2 एच कट रहेगी दोनों ही केसेस के अंदर, क्योंकि एल का स्पिन से मतलब नहीं है कोई भी। जे की वैल्यू कितनी है अभी हमने कैलकुलेट की √3/2 एच कट, तो वो क्या हो जाएगा ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग इसके इक्वल आ जाएगा। डाउन स्पिन मतलब एस की वैल्यू माइनस हो जाएगी, सो जे वैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा एल माइनस एस के इक्वल, और अप स्पिन में एल प्लस एस के इक्वल। सो जो डायग्राम्स हैं वो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से रहेंगी। सो फिगर हमें क्या दिखा रही है कि दोनों पॉसिबल वैल्यूज टोटल एंगुलर मोमेंटम की वेक्टर एल और वेक्टर एस का वेक्टर एडिशन करके की जाएगी। जो ये फिगर ए है दिस करस्पॉन्ड्स टू जे इज इक्वल टू 3/2। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड दिस सिचुएशन इज कंप्लीटली रिवर्स्ड फॉर जे इज इक्वल टू हाफ। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जो एग्जामिनेशन में मैं कहूँ कि इम्पॉर्टेंट हैं, और जैसे मैंने अभी आपको लिख कर रिप्रेजेंट किया, आपको एग्जैक्टली इन द सेम वे इनको एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना होता है। सो दैट इज़ वाई हमने इसको इस फॉर्म में डिस्कस किया। अगला जो कॉन्सेप्ट रहेगा कि ये सारी वैल्यूज़ कैसे आई, क्यों आई, क्या कहानी है, व्हाट इज़ लैंडेज फैक्टर, स्प्लिटिंग फैक्टर, इन सब को हम अपने वही पुराने चिर परिचित अंदाज के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।